Bischoff, and what the you guys want more money? Sure. We'll take more money. More money, longer terms, yeah. Ultimately, it was Hulk Hogan's decision. Hulk Hogan had creative control. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिफोरा चैनल पे। तो एक रेसलर किसी रेसलिंग प्रमोशन के साथ जब साइन करता है तो वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें बेसिकली मनी से रिलेटेड बात होती है। बट कई मेन इवेंट सुपरस्टार होते हैं और टॉप टायर सुपरस्टार्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट में भाई मनी तो बहुत ज्यादा होती है, साथ में उनके अंदर कुछ ऐसे क्लोजेस भी होते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से क्लोजेस होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 रेसलर्स के बारे में जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से क्लोज हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और यार मैंने पिछले महीने मेरे ख्याल से कहा था कि मैं चैनल के ऊपर डी जनरेशन एक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, तो यार अगले महीने समर स्लैम के बाद वो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगले महीने जो दूसरी वीडियो होगी वो भाई डी जनरेशन एक्स के ऊपर होगी और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भाई बहुत लंबा समय लग गया इस चीज में, बट आप लोगों को वीडियो अब देखने को मिलेगी फाइनली। तो भाई कमेंट में जरूर बताना आप लोग कौन कौन इंटरेस्टेड है डी जनरेशन एक्स के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए। नंबर 10 पे आते हैं ट्रिपल एच। अब ट्रिपल एच के हमने पूरे के पूरे करियर में देखा कि फैंस उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं और अदर रेसलर्स जो कि ट्रिपल एच के साथ एक टाइम पर वर्क भी करते थे वो भी उनकी पोजीशन से रिलेटेड उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। और हमने वैसे देखा भी है कि WWE ने बहुत रेयरली बुक करती है, उन्हें ऐसे वीक दिखाती है, उनकी पोजीशन हमेशा ऐसे टॉप टायर रेसलर्स में दिखाई जाती है। पर ये क्रिटिसिज्म और भी ज्यादा बढ़ जाता है साल 2008 में जब ट्रिपल एच कुछ न्यूज आउटलेट्स के अंदर बहुत ज्यादा छा रहे थे। अब बात ये होती है कि WWE के उस टाइम पर जो गेम डेवलपर थे वो थे THQ और WWE का उस टाइम पर जो अपकमिंग गेम था वो था स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2009। तो एक प्राइवेट मेमो था जो कि वीडियो गेम प्रेस के पास भेजा गया था। अब उस मेमो के अंदर साफ सीधा ये लिखा था कि WWE की जो गेम की कोई भी फुटेज वगैरह किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में शो करी जाएगी तो उसके अंदर कोई भी ब्लड से रिलेटेड फुटेज नहीं होनी चाहिए, ना ही उसके अंदर कोई वेपन से रिलेटेड फुटेज होनी चाहिए। क्योंकि बात ये उस टाइम पर आप लोगों को पता है कि साल 2008 में WWE PG डायरेक्शन के अंदर चली गई थी और उन्होंने PG पॉलिसीज को अपना लिया था। और उस मेमो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, वो ये थी कि कोई भी फुटेज नहीं होनी चाहिए ट्रिपल एच से रिलेटेड कि जिसमें ट्रिपल एच को वीक दिखाया जा रहा हो या डिफेंसलेस दिखाया गया हो। और ये यार इतना इंटरेस्टिंग था क्योंकि WWE कभी ट्रिपल एच को वीक तो दिखाती है ही नहीं, टीवी पे ऐसे कभी वीक नहीं दिखाती, तो भाई उन्हें कोई गेम में भी वीक नहीं दिखा सकता। कोई वीडियो गेम प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उन्हें कभी वीक भी दिखा देती है तो भाई उनको बैन कर दिया जाएगा अगर उन्हें कभी वीक भी दिखाए तो ट्रिपल एच को। और ये कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है क्योंकि उस टाइम पर जो कंपनी के पॉपुलर फेस थे जॉन सीना, उनको भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। तो भाई इस चीज में ट्रिपल एच स्पेशल केस है, विंस मैकमैन के बहुत ज्यादा खास है वो। और नंबर 9 पे आते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज। तो एज ने भाई पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था साल 2020 के अंदर जब उन्होंने अपना रिटर्न करा था रॉयल रंबल के अंदर। और हम लोग जानते कि 9 साल पहले एज ने अपनी रिटायरमेंट ले ली थी साल 2011 के अंदर जब उन्हें एक नेक इंजरी के कारण अपने करियर को वहां पर एंड करना पड़ा था। और एज का जब यह रिटर्न हमें देखने को मिला था तो वो ऐसी बेटर स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व रहते थे, तो उसको देख करके हमें भी लगता था यार, फैंस को भी लगता था, खासकर मेरे को भी लगता था कि एज कभी ना कभी तो चैंपियनशिप जीतेंगे, जैसे कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की फ्यूड के अंदर भी इन्वॉल्व रहते थे। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि हमने देखा था एज के फाइनल रन में कि वो इतनी मेजर स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व रहे हैं और मेजर मैचेस के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, बट उन्होंने कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती। अब इसके पीछे रीजन ये है कि एज ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली एक क्लॉज डाला था और उन्होंने कहा था कि अब जो उनका ये WWE का रन होने वाला है उसके अंदर वो कोई भी मेजर चैंपियनशिप नहीं जीतना चाहते। अब वो चाहे कुछ भी हो, टैग टीम चैंपियनशिप हो, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, कोई भी चैंपियनशिप वो नहीं जीतना चाहेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक स्टिपुलेशन है जो कि हमने कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में देखी होगी। मैंने तो खासकर कभी कोई ऐसा नहीं देखा कोई सुपरस्टार मना करे चैंपियनशिप जीतने से। नंबर 8 पर आते हैं गोल्डबर्ग। अब साल 2018 में हम जानते हैं कि WWE ने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ 10 साल की एक डील साइन करी थी। अब उस डील के अंदर ये था कि WWE को साल में कोई तो भाई 2 इवेंट सऊदी अरेबिया के अंदर करने पड़ेंगे। और हमने देखा है कि WWE हर साल भाई 2 तो ऐसे इवेंट या कोई भी शो होते हैं मेजर शो उन्हें होस्ट करती है वहां पर। अब साल 2022 तक जितने भी सऊदी अरेबिया के शो हुए हैं भाई उनके अंदर हमने देखने को मिला कि गोल्डबर्ग हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं। अब गोल्डबर्ग की जो WWE के साथ जो डील थी उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि वो साल के अंदर 2 मैच तो रेसल जरूर करेंगे और उसमें से भाई वो सऊदी अरेबिया के अंदर तो रेसल जरूर करते थे। और ये बात हम भी जानते कोई भी ऐसे मेजर शोज वगैरह होते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर या रेसलमेनिया के अंदर तो रेसलर्स को भाई बोनस जरूर मिलता उस पेपर व्यू का, उस PLE का। और गोल्डबर्ग भी भाई इसलिए सऊदी अरेबिया के अंदर रेसल करते थे। अब
रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेल्जर ने बताया कि गोल्डबर्ग की एक स्पेसिफिक डील है सऊदी के शोज के साथ, जब भी तो वो सऊदी के शोज में हमेशा रेसल करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अब यार ये बात मैं नहीं जानता कि डेव मेल्जर कितना सच बोलते हैं, उनकी बात पे भरोसा नहीं है, बट इसको देख करके लगता है कि भाई गोल्डबर्ग की जो डील है उसके अंदर सऊदी के अंदर तो वो रेसल जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि पे चेक बहुत ज्यादा मिलता है सऊदी वगैरह वाले शो के अंदर रेसल करने से, ऐसे बड़े बड़े शोज के अंदर रेसल करने से। नंबर 7 पे आते हैं दी ओसी क्लब। अब हम जानते हैं गालोस और एंडरसन ने अपना साल 2022 के अंदर रिटर्न करा था, जब हमें एक सेगमेंट देखने को मिली थी जब फिन बैलर एजे स्टाइल्स को जजमेंट डे के अंदर रिक्रूट करना चाहते थे। अब एजे स्टाइल्स ने पहले तो दिखाया कि भाई वो आना चाहते हैं, बट पीछे से भाई म्यूजिक हिट होता है द ओसी क्लब का और गालोस और एंडरसन का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। और फिर फाइट फुल के शॉन रोसेप की तरफ से हमें रिपोर्ट देखने को मिली थी, जिससे हमें पता लगता है कि ओसी क्लब ने WWE के साथ एक 5 साल की डील साइन करी है और उन्होंने भाई एक और स्टिपुलेशन अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगोशिएट करी थी, और वो ये थी कि भाई अगर WWE का उनसे रिलेटेड कोई भी शो के अंदर कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी शोज के अंदर उनका कोई भी मैच वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भाई वो शो के अंदर अपीयर नहीं होंगे। और आप लोग सोचेंगे यार कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप लोग यार ये बात नहीं जानते कि अगर कोई भी रेसलर उस शो के अंदर शेड्यूल भी नहीं होता फिर भी भाई उन्हें आना पड़ता है। अभी कुछ मेजर स्टार्स होते हैं जो कि मेरे ख्याल से ऐसे मेजर शोज वगैरह में नहीं आते, नहीं तो भाई मेरे ख्याल से मेजर स्टार्स भी उन शोज वगैरह में अपीयर होते हैं। बट गालोस और एंडरसन ने भाई ये स्पेसिफिक डील साइन करी है कि अगर उनका कोई भी शो में काम नहीं है तो वो शो के अंदर नहीं आएंगे। तो वैसे तो बहुत ज्यादा बड़े वाली डील साइन करी उन्होंने। नंबर 6 पे आते हैं सीएम पंक। अब साल 2011 में हम जानते हैं कि सीएम पंक का हमें एक लेजेंडरी पाइप बॉम्ब प्रोमो देखने को मिला था, और वो भाई इतना सच लग भी रहा था क्योंकि आई थिंक सीएम पंक को भी उस टाइम पे लग रहा था कि वो WWE को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था आई थिंक मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद खत्म होने वाला था। और सीएम पंक के उस पाइप बॉम्ब प्रोमो के कारण वो उस टाइम पर एक हॉटेस्ट कमोडिटी बन गए थे प्रो रेसलिंग के अंदर, और भाई कौन नहीं चाहता था सीएम पंक को उस टाइम पर साइन करने के लिए। और WWE कुछ ना कुछ करके भाई सीएम पंक को साइन जरूर करना चाहती थी, सीएम पंक को वो अपने हाथों से भाई जाने नहीं देना चाहती थी। और सीएम पंक ने भाई, अब जानते हो कि WWE के साथ साइन करा था भाई, वो ज्यादा पैसों वाली डील तो थी, बट सीएम पंक ने अपने उस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्टिपुलेशन और ऐड करी थी कि वो अपने एंट्रेंस थीम को चेंज करना चाहेंगे और वो यूज करना चाहेंगे लिविंग कलर्स के कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी को। अब भाई देखा जाए तो सीएम पंक के जो रूट्स हैं, जो कि उन्होंने अर्ली जो उनके इंडीज के अंदर जो उन्होंने वर्क करा है, ROH के अंदर वर्क करा है, जो वहां पर भाई वो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का जो ये थीम सॉन्ग है उसे ही यूज करते थे। और आई थिंक ये सीएम पंक का ये भाई बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का जो ये थीम सॉन्ग है वो भाई अलग ही तरीके से हिट होता है एकदम। और WWE के साथ उन्होंने उस टाइम पर इस स्टिपुलेशन को ऐड करके बहुत ज्यादा बढ़िया काम करा। नंबर 5 पे आते हैं रैंडी सेवेज। अब रैंडी सेवेज के भाई लेनी पोफो, वो एक मिड कार्डर थे भाई 80s के अंदर, और उन्होंने उस टाइम पर लीपिंग लेनी के नाम से जाना जाता था, बट उन्होंने अपना हील टर्न करा और वो एक जीनियस वाला कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी कॉपीड गिमिक्स वाली वीडियो के अंदर बताया था। ऊपर आप आई बटन पे क्लिक कर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने लेनी पोफो के बारे में बताया। तो उन्होंने उस गिमिक को अपनाया था, बस वो गिमिक अच्छा तो बहुत ज्यादा था, फैंस के साथ वो इंटरेक्ट भी हो रहा था, बट वो अपने करियर में हमेशा एक मिड कार्डर ही रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके भाई रैंडी सेवेज, जो कि एक मेन इवेंटर सुपरस्टार थे, वो उनकी शेडोज में रहे हमेशा। और दूसरी जगह यार ये चीज भी थी कि रैंडी सेवेज और उनके भाई वो बहुत ज्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। तो रैंडी सेवेज ने भाई WCW के साथ 1994 में साइन करा था, बट एक और कंडीशन भी उन्होंने रखी थी कि WCW को उनके भाई को लेनी को भी साइन करना पड़ेगा। अब लेनी ने बताया कि रैंडी सेवेज के पास एक आइडिया था, वो उन्हें गॉर्जियस जॉर्ज बनाना चाहते थे और वो उसके लिए रेडी भी थे, और वो उसके लिए भाई वर्कआउट भी डेली करते थे। और उन्होंने बताया कि उनके भाई रैंडी सेवेज उनके ऊपर नजर रखते रहते थे और उन्हें देखते रहते थे कि वो उसके लिए अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। और उन्होंने बताया कि रैंडी सेवेज ने उन्होंने कहा था, व्हेन दैट फोन रिंग्स यू बेटर बी रेडी एंड दैट फोन नेवर रिंग्स। यार ये कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भाई WCW के पास उनसे रिलेटेड जीरो प्लान्स थे, तो उन्होंने भाई बस उन्हें साइन इसलिए करा था ताकि वो रैंडी सेवेज को खुश रखे और उनकी भाई डील को पक्का कर सके रैंडी सेवेज के साथ, क्योंकि वो WWE के मेन इवेंट सुपरस्टार थे। और लेनी पोफो ने बताया कि भाई वो 4 साल तक घर में बैठे हैं, अपना चेक कलेक्ट करते रहते थे, और 4 साल तक भाई उन्हें ना तो टीवी के ऊपर यूज़ करा गया, ना ही किसी लाइव इवेंट के अंदर यूज़ करा गया। वैसे तो जिंदगी तो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई थी उनके भाई के कारण, कि उन्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा था, बट दूसरी जगह उनके लिए तो बुरी बात थी क्योंकि वो रेसल करते थे। और ये बात मैं कहना चाहूँगा यार, कोई भाई भी दे तो भाई रैंडी सेवेज जैसा भाई थे जो कि अपने भाई के लिए इतना बढ़िया काम कर सकता है। और नंबर 4 पे आते हैं द बिग पोपा पंप, स्कॉट स्टाइनर। अब स्कॉट स्टाइनर ने अपने पूरे के पूरे करियर में किसी ना किसी रेसलर या कंपनी को हमेशा बुरा भला बोला है।
अब साल 2012 में स्कॉट स्टाइनर भाई टीएनए से अलग हो गए थे और भाई उन्होंने ऑनलाइन जाकर टीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला। उन्होंने भाई एरिक बिशॉफ और हल्क होगन को भी नहीं छोड़ा, ट्विटर पे जाकर उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला। और होगन और बिशॉफ को भाई इस चीज़ के बारे में पता था, स्टाइनर के उनको बिहेवियर के बारे में पता था कि वो ऐसा तो भाई कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए उन्होंने स्कॉट स्टाइनर के जो कॉन्ट्रैक्ट में था ये चीज़ रिटर्न में डाली थी, या कहो और भी सुपरस्टार्स के उनमें रिटर्न में डाली थी कि अगर वो जब कंपनी से दूर भी होंगे तो वो कंपनी के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं बोलेंगे, कुछ भी उनके बारे में उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेंगे। बट स्टाइनर ने भाई ट्विटर पे जाके टीएनए को बिल्कुल ब्लास्ट कर दिया, उनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला बोला। और फिर भाई टीएनए ने भी बदले में स्कॉट स्टाइनर को स्यू कर दिया और उन्होंने भाई मॉनेटरी डैमेजेस मांगे स्कॉट स्टाइनर से, और उन्होंने भाई स्कॉट स्टाइनर को रोका कि आगे वो उन्हें कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। और भाई स्कॉट स्टाइनर चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे, स्कॉट स्टाइनर तो चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। उन्होंने भी भाई रिस्पॉन्स में टीएनए को स्यू कर दिया और उन्होंने कहा कि टीएनए ने भाई उन्हें एक टाइम पर अलाउ कर दिया था जेफ हार्डी के साथ कंपीट करने के लिए, और उस टाइम पर जेफ हार्डी हाईली ड्रग थे भाई। उनका कहना था कि जेफ हार्डी बिल्कुल हाईली इंटॉक्सिकेटेड थे, जिसके कारण उन्हें नर्व डैमेज और बाइसेप में इंजरी भी हुई थी। और यार ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि जितने भी लॉसूट वगैरह फाइल हुए थे ये एक्चुअली में डिसमिस्ड हो गए थे 2016 के अंदर। बट स्कॉट स्टाइनर को भाई कौन रोक सकता है, इन फ्यूचर भी वो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। और अभी रिसेंट टाइम में आप लोगों को ना पता हो तो स्कॉट स्टाइनर ने AEW के बारे में भी कुछ ना कुछ बोला था। और इसी के साथ नंबर 3 पे आते हैं अपने द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर ने अपना साल 2012 के अंदर रिटर्न करा था और भाई ये वो पुराने वाला ब्रॉक लेसनर नहीं था, क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर अब एक UFC वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी रह चुका है और साथ ही साथ ये ब्रॉक लेसनर अब एक पार्ट टाइम रेसलर भी हो चुका है। और अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए हैं और उनके इसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो पूरे के पूरे रोस्टर से अलग थे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को WWE की वेलनेस पॉलिसी और ड्रग टेस्ट पॉलिसी के थ्रू नहीं जाना पड़ता। और ये बात सुन के आप लोग भी हैरान हुए होंगे कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर वेलनेस पॉलिसी काम नहीं करती WWE के ऊपर, जब वो अदर सुपरस्टार्स के ऊपर भी काम करती है। और ये चीज भाई जब बाहर निकल के आती है, जब विंस मैकमैन ने ब्रॉक लेसनर को अलाउड कर दिया था मार्क हंट के साथ फाइट करने के लिए UFC के 200 पेपर व्यू के अंदर, और ब्रॉक लेसनर उस मैच को जीत भी जाते हैं। पर उसके कुछ टाइम बाद नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने इस बात को कंफर्म करा कि ब्रॉक लेसनर ने उनकी जो ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी है, जो ड्रग टेस्ट है, उसको 2 बार फेल करा है। और इसी के कारण जो ब्रॉक लेसनर की जो फाइट हुई थी इसको नो कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और ब्रॉक लेसनर के ऊपर $250,000 का फाइन भी डाला गया और ब्रॉक लेसनर को 1 साल के लिए UFC से बैन कर दिया गया। अब ये सवाल उठ कर आते हैं कि ब्रॉक लेसनर जब WWE की वेलनेस पॉलिसी को पास कर देते हैं तो वो UFC की में कैसे फेल हो गए। अब इसका जवाब यह है कि ब्रॉक लेसनर को कभी टेस्ट ही नहीं करा गया था। और फिर WWE ने अपनी वेलनेस पॉलिसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जो वेलनेस पॉलिसी है वो पार्ट टाइम रेसलर्स के ऊपर वर्क नहीं करती है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर है। और ये कितनी हैरानी की बात है क्योंकि उस साल ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम को भी हेडलाइन करा था और सर्वाइवर सीरीज को भी, और यही कारण था कि ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम के अंदर कंपीट करने दिया गया। नहीं तो आप लोगों को ना पता हो तो रोमन रेंस को भी साल 2016 के अंदर वेलनेस पॉलिसी से रिगार्डिंग उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो इससे आप लोग एक ही चीज समझ सकते हो कि विंस के भाई कितने खास है ब्रॉक लेसनर, और ट्रिपल एच भी, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में बताया था। और इसी के साथ नंबर 2 पे एक नाम नहीं 2 नाम आते हैं, ब्रेट हार्ट एंड हल्क होगन। अब फैंस को भाई इस क्लोज के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि ये जो क्लोज है ये डिसीजंस को भाई चेंज कर सकता है, ये भाई स्टोरी लाइंस को भी चेंज कर सकता है और जो मैच के आउटकम्स होते हैं उनको भी चेंज कर सकता है। अब हल्क होगन के पास भाई इस चीज का अप्रूवल था कि वो अपने किसी भी रेसलिंग मैच का आउटकम बदल सकते हैं, या वो जहां पर भी अपीयर हो रहे हैं, रेसल कर रहे हैं, कहीं पर भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं भाई, वो वहां का आउटकम बदल सकते हैं। और उनको और उनके इस डिसीजन को भाई कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी बात को एरिक बिशॉफ ने अपनी 83 वीक पॉडकास्ट के अंदर रिवील करा था कि कैसे स्टारकेड 1997 के जब मेन इवेंट में हल्क होगन और स्टिंग का मैच हुआ था तो उसके आउटकम को भी हल्क होगन ने बदल दिया था, जिसके कारण भाई फैंस ने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था उस मैच की एंडिंग को। और इसी के साथ भाई अपने ब्रेट हार्ट भी हैं। ब्रेट हार्ट को माना जाता है कि उन्होंने अपने फाइनल WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिएटिव कंट्रोल को डाला था, जिसके कारण हमें मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब देखने को मिला था। और एक्चुअली में इसके पीछे कारण सही में यही था क्योंकि ब्रेट हार्ट के पास भाई क्रिएटिव फ्रीडम था, जिसके कारण भाई वो विंस के कोई भी आइडियाज या विंस के जो भी ऑर्डर्स थे उनको भाई रिजेक्ट कर सकते थे। विंस का एक्चुअली में ऑर्डर था सर्वाइवर सीरीज 1997 के लिए कि ब्रेट हार्ट को अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करना है और शॉन माइकल्स उस चैंपियनशिप को जीतेंगे। बट क्योंकि ब्रेट हार्ट के पास क्रिएटिव फ्रीडम थी, ब्रेट हार्ट ने कहा कि भाई मैं अपनी कंट्री के अंदर, अपने होम टाउन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहूंगा, और इस चीज से उन्होंने साफ मना कर दिया। अब भाई विंस को ये लगा कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है ब्रेट को स्क्रू करने के अलावा, और इसी के कारण हमें मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब देखने को मिला था। और ये आखिरी बार होगा शायद कि विंस मैकमैन ने किसी सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएटिव कंट्रोल डाला है।
और इसी के साथ नंबर 1 पे आते हैं, जैसे कि नंबर 2 पे थे एक नहीं दो नाम, स्कॉट हॉल और केविन नैश। अब भाई WCW की पैसों के साथ हमेशा ही एक बड़े वाली प्रॉब्लम रही है, क्योंकि उन्होंने एक टैंक अबाउट जैसे रेसलर को साइन करा $650 मिलियन पर ईयर में, जिस रेसलर के अंदर भाई जीरो नॉलेज है रेसलिंग से रिलेटेड, ना ही उस रेसलर के अंदर भाई कैरिज्मा है, और ना ही तो भाई वो एक मिड कार्डर रेसलर की एंट्रेंस के ऊपर पैसा खर्चते हुए देखते हैं, और ना ही भाई वो अपने शोज के ऊपर देखते हैं कि वो अपने शोज की टिकट्स को ही फ्री कर देते हैं, क्योंकि उनको रेटिंग्स में जीतना है WWE से। पर उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा जो कि कहोगे वो उन्होंने अपने सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगाया है। अभी फेवर्ड नेशंस नाम का जो क्लॉज है, ये रेसलिंग के अंदर तो भाई कभी होता ही नहीं था, ये रेसलिंग के अंदर कभी था ही नहीं, ये WCW के अंदर ही आया था और ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और भाई ये रूमर्स भी आते हैं, जब WWF को स्कॉट हॉल और केविन नैश ने छोड़ा था, तब उन्होंने WCW के अंदर अपने आप को सिक्योर करा था इस क्लोज के साथ। अब इस क्लोज के अंदर एक्चुअली में है क्या ऐसा, और इस क्लोज का एक्चुअली मीनिंग ये होता है यार, अब मान लीजिए कि WWE मेरे को कल को साइन कर लेती है, गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट मुझसे साइन करवाती है $1 मिलियन का। अब मैंने उसके अंदर फेवर्ड नेशन क्लोज भी डलवाया हुआ है, तो उससे भाई होगा कि कल को अगर WWE किसी और नए सुपरस्टार को, रेसलर को साइन कर लेती है $5 मिलियन के अंदर, तो भाई मेरी भी जो सैलरी है इंक्रीज होगी $5 मिलियन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा कंपनी का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय रहूंगा, मेरे को कभी भी भाई मेरी इनकम कम नहीं होगी। अगर WWE कल को किसी और सुपरस्टार को भी साइन कर लेते हैं जिसकी ज्यादा इनकम है, तो मेरी भी इनकम उतनी इंक्रीज हो जाएगी। और इस बात को क्लियर एरिक बिशॉफ ने भी करा था अपनी 83 वीक पॉडकास्ट के अंदर, कि कैसे जब गोल्डबर्ग और ब्रेट हार्ट के साथ जब वो नेगोशिएशंस में थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब उन दोनों ने अपने एजेंट्स और मैनेजर्स को भी बुला लिया था ताकि वो इस क्लोज को उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगोशिएट करवा सके। और भाई वैसे तो WCW के पास कभी भी पैसों की कमी हुई ही नहीं है, वो सुपरस्टार्स को ऐसे साइन कर लेता, वो कभी देखते ही नहीं थे पैसों की तरफ, तो WCW के लिए तो ये आम बात थी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा देना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना, और यार कमेंट करते रहा करो, आपके कमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।